आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मानेसर लैंड स्कैम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अब पंचकुला सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकेगी। आपको बता दें कि सीबीआई पहले ही इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब विशेष कोर्ट ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करेगी और इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआई ने अपनी जांच में कई अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूर्व सीएम समेत दूसरे आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मानेसर लैंड स्कैम की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि साल 2007 में तत्कालीन हुड्डा सरकार का अधिग्रहण जो प्रक्रिया है उसे रद्द करने का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों ने जो गलत लाभ लिया उसकी जांच करने और राज्य सरकार को एक एक पाई वसूलने का निर्देश दिया था। भूपेंद्र हुड्डा ने पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे उनके और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जो आरोप थे वो तय करने का रास्ता बेहद साफ हो गया था। हुड्डा की ओर से दायर याचिका में विशेष सीबीआई अदालत ने 19 सितंबर को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई। सीबीआई अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और अगली सुनवाई पर आरोप तय करने का निर्देश भी दिया था। हाईकोर्ट में पूर्व सीएम हुड्डा की ओर से वकीलों ने तर्क दिया कि निचली अदालत का जो आरोप है वो तय करने का फैसला वैध था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसीलिए दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना मुकदमे को अलग अलग हिस्सों में बांटने के समान होगा जो अवैध था। हुड्डा की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनकी अर्जी केवल इस आधार पर खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन आरोपियों की कार्यवाही पर रोक लगाई है जिन्होंने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थी। हुड्डा समेत कई पूर्व अधिकारियों और दूसरे लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है जो विशेष सीबीआई अदालत में लंबित है। वहीं हाईकोर्ट से आदेश के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि राजनीति में आरोप ही लगते हैं, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं वो ज्यादा आरोप लगाते हैं। वहीं हुड्डा के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा कि जब ट्रायल होता है तो सजा भी होती है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट इसमें अपनी कार्रवाई करेगी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? लैंड स्कैम की जांच की आंच आखिर कहां तक जाएगी? क्या मानेसर लैंड स्कैम में हो रही है राजनीति? कांग्रेस सरकार में बिल्डर को फायदा पहुंचाया क्या है? तो ऐसे तमाम सवाल होंगे और भी कई सवाल होंगे जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे और उनसे इस पूरे विषय को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं? राजनीति में आरोप ही लगते हैं, ज्यादा आरोप इस किस्म के लगते हैं जो अपना रास्ता भटक जाते हैं वो ज्यादा आरोप लगाते हैं। कहा आरोप बता दी मैंने को, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं और क्या, ऐसा है। आरोप कोई नहीं, राजनीति में आरोप ही लगते हैं, ज्यादा आरोप इस किस्म के लगते हैं जो अपना रास्ता भटक जाते हैं वो ज्यादा आरोप लगाते हैं। कहा आरोप बता दी मैंने को, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं और क्या। ये अभी तक तो जो कोर्टों की प्रोसेस है अभी जिस पे चार्ज तय हो जाता है फिर उसको तो सजा ही सुनानी पड़ती है, बाकी तो कोई उसका काम नहीं होता। अब सजा कितनी होगी वो कोर्ट का फैसला। तो ट्रायल तो चलो, ट्रायल में तो आगे जाके पता लगेगा, भाई जाकर डिस्कशन पे आएगा जब वो बात जाके। बाकी ये है जिस पे आरोप तय हो जाए उसको सजा जरूर होती है। ये अभी तक तो जो कोर्टों की तो यहाँ पे क्या भूपेंद्र हुड्डा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं या फिर अब इस पूरे मामले की जांच की जो आंच है वो आखिर कहां तक जाएगी? क्या वो हरियाणा में ही रहेगी या हरियाणा से बाहर भी जाएगी? ये चीजें यहाँ पर समझने वाला विषय है। और लैंड स्कैम क्या जांच में सियासत हो रही है? जैसा कि लगातार भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक द्वेष है, यानी राजनीतिक के तौर पर यहाँ पर उनके साथ ये द्वेष निकाला जा रहा है और फिर उन्हें इसमें फंसाया जा रहा है। तो कुछ सवाल भी हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के कि क्या
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लैंड स्कैम की जांच की आज आखिर कहां तक जाएगी और किन किन लोगों तक जाएगी, अभी ये भी यहां पर काफी ज्यादा संशय बना हुआ है। क्या मानेसर लैंड स्कैम में राजनीति हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर बार बार भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। क्या कांग्रेस सरकार में बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया गया है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुखबीर जेतनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनेलो का पक्ष रखने के लिए रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में। सबसे पहले संदीप चौधरी जी, चूंकि मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। काफी पुराना ये मामला है, लेकिन लगातार इस मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो सियासत हो रही है और जो जांच हो रही है, वो कहीं थम नहीं रही है। क्या भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है? क्योंकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक द्वेष है, जो काम करता है उसके खिलाफ ही इस तरह की राजनीति हो रही है। देखिए अपूर्वा जी, राजनीति में इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आई हैं कि राजनीति में राजनीतिक द्वेष के हिसाब से भी काम होता है, लेकिन ये भी बात सच है कि राजनीति में भ्रष्टाचार भी होता है। कई नेताओं के पास अकूत संपत्तियां, अगर मैं देश की भी बात छोड़ दूं, हरियाणा की ही बात करूं, अगर आप कुलदीप बिश्नोई की भी संपत्ति की जांच करें तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने बड़े फार्म हाउस, इतने बड़े बड़े होटल, ब्रिस्टल होटल गुड़गांव के अंदर, मतलब अकूत संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं देखिए गलत काम तो होता है, भ्रष्टाचार होता है, और ये इसका दूध का दूध पानी का पानी हमारी जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं। जब चीजें सामने आएंगी, आरोप पत्र दाखिल होगा, कोर्ट में चीजें जाएंगी और कोर्ट के सामने सीबीआई भी चीजें पुटअप करेगी कि ये संपत्ति है, इस तरीके से ली गई है या इसमें दी गई है, और उनको भी मौका मिलेगा, हुड्डा साहब को भी अपना पक्ष रखने का। उसके बाद मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। राजनीतिक आरोप इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नेल्सन मंडेला से शुरू करें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें, बहुत सारे ऐसे नेता रहे, हेमंत सोरेन रहे, या दिल्ली के वो हेल्थ मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन, वो जेलों में भी गए और जेलों से वो बाइज्जत बरी होकर भी बाहर आए हैं। तो ये चीजें राजनीति का एक रूप है, एक पक्ष है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति में जिस दिन कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है, जैसे अभी हमारे नेहरा साहब बैठे हैं, तो ये नहीं पता राजनीति में कब कहां से इस तरीके का आरोपों का भूत आकर आदमी के पीछे निकल लग जाता है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो इन चीजों से घबराते नहीं है। ठीक है संदीप जी, आप कह रहे हैं आरोपों का भूत कब पीछे लग जाए, इसको कुछ इसे लेकर कहा नहीं जा सकता, यानी इसे साफ तौर पर यह कहा जाए कि ये निराधार है, इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, या वाकई इन आरोपों के पीछे कोई सच्चाई है? मैंने अपूर्वा जी दो चीजें कही। एक चीज तो ये है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो निर्दोष साबित होकर के लोगों के सामने आए। एक आरोप इस तरीके के होते हैं कि कई लोग हैं, जैसे लालू यादव, ये निर्दोष साबित नहीं हो पाए, उनके ऊपर आरोप लगे और उनको सजा भी हुई है। तो हमें आपको देखना है कि कोर्ट के अंदर हुड्डा साहब क्या सफाई देते हैं और जो हमारी जांच एजेंसियां वो क्या सबूत पेश करती है। मतलब यहाँ पर अभी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, सब कुछ जांच के अंदर हो रहा है। ठीक है सुखबीर साहब, अब आपसे यहां पर समझेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है, लेकिन अब अगर सब कुछ राजनीतिक द्वेष है, लेकिन फिर यहां पर सवाल ये भी उठ रहा है, पक्ष तो ये कह रहा है कि सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है, फिर क्यों नहीं हुड्डा साहब की जो याचिकाएं हैं उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, याचिकाएं उनकी क्यों खारिज हो जा रही है, या फिर उनको राहत क्यों नहीं मिल रही है? देखिए अपूर्वा जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव भारत के कानून और न्यायपालिका का सम्मान किया है, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का गठन होने के बाद कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल जो उनके पक्ष में थे, उनके खिलाफ किस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को माध्यम बनाकर जिस प्रकार से आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए विगत के इन 11 वर्षों में, वो इस देश और प्रदेश से छुपे हुए तथ्य नहीं है। और लगभग मामलों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक चार्जशीट भी पुटअप नहीं हुई है। किसी में 8 साल हो गया, किसी में 7 साल हो गया, और कन्विक्शन की अगर हम बात करें, वो तो सीबीआई और ईडी की कन्विक्शन तो शून्य दशमलव कुछ में है, 1% के करीब भी नहीं है।
और ज्यादातर मामले जिस तरह से आते हैं वो ईडी का होना तो चाहिए इस्तेमाल, जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जो पीएमएलए के तहत बदमाशी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस देश में नेताओं के खिलाफ जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, वो कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे और उनको माननीय न्यायालय से सजा भी हुई थी। वो अलग बात है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक समय के तड़ीपार और आज राष्ट्र के गृह मंत्री, जिनकी देखरेख में, जिनके निर्देशन में आज गृह मंत्रालय काम कर रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई और ईडी काम कर रही है, इसलिए अपने आप में ये सवाल उठ जाता है। और जहां तक मानेसर भूमि घोटाले के का विषय है, ये जांच 2015 से चल रही है और आज लगभग 10 साल हो गए हैं, अभी तक भी कोई इस प्रकार का ठोस सबूत जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी तरफ से आया नहीं है। और अभी जिस प्रकार से एक अवधारणा बनाने का विषय चलाया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये होगा वो होगा, देखिए मुझे कानून का बहुत ज्ञान है, मैंने 25 वर्ष का मेरा पुलिस का अनुभव, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि मात्र आरोप तय करने की उच्च न्यायालय से आज्ञा मिलने का मतलब ये नहीं है कि सजा होगी या आरोप तय होगी। आरोप तय होने के बाद इसका जो साक्ष्य हैं उनका आपराधिक विवेचन होगा और उस विवेचन के बाद अगर वो आरोप ठीक मिलते हैं, सत्य मिलते हैं, तब इस मुकदमे की परिणति हो सकती है। इसके अलावा नहीं, मैं बता दूं, इसके अलावा जो देखिए 10 साल में जब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इस एक मामले का विषय नहीं है, अनेक ऐसे मामले हैं, अनेक राज्यों के ऐसे मामले हैं। और जिस प्रकार से अभी आज ही अखबारों में चलिए अभी हम इसी विषय पर रहते हैं, ठीक है तंवर साहब, अभी हम इसी विषय पर रहते हैं, मानेसर लैंड स्कैम के विषय पर ही रहते हैं। अब एक रिएक्शन यहाँ पर नेहरा साहब का मैं ले लेती हूँ। विजेंद्र नेहरा जी, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से कुछ नहीं होगा, जो भी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसी, फिर देखिए ले दे के बात वहीं पर आ जा रही है कि सरकारी एजेंसी सरकार के अधीन में है, राजनीतिक द्वेष वाली चीजें भी यहाँ पर सामने आ गई हैं कि आप राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 10 सालों से ये केस चल रहा है, साबित कुछ नहीं कर पाए। ये नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ रही हैं या उनको कोई राहत नहीं मिल रही है? देखिए अपूर्वा जी, ये जो मामला है मानेसर जमीन घोटाले का, ये प्रदर्शित करता है कि किस तरह से सत्ता में रहते हुए सत्ता की पावर का दुरुपयोग किया जाता है, किसानों को परेशान किया जाता है, छोटे जमींदारों को लूटा जाता है, किसानों को लूटा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की जो लूट खसोट की जो नीति है उसको प्रदर्शित करता है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता हैं, चाहे वो रॉबर्ट वडेरा जी हों, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, इनको जमीन चोर के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में किसानों को डरा करके उनकी जमीनों को हड़पने का काम किया, औने पौने दामों पर खरीदने का काम किया। मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ट्रायल पर रोक की जो उनकी मांग थी उसको कोर्ट ने खारिज करने का काम किया है। हाईकोर्ट ने हुड्डा साहब की याचिका को खारिज कर दिया है और अब पंचकुला की जो सीबीआई कोर्ट में हुड्डा साहब के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। सीबीआई मानेसर जमीन घोटाले में अपनी चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है और चार्जशीट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सहित 33 कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनसे अधिकांश जुड़े लोगों के नाम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इस घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई ने स्वतः जांच शुरू नहीं की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर जांच शुरू की है। और आरोप यह है कि 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 का मुख्यमंत्री रहते हुए हुड्डा साहब ने नोटिस जारी करवाया और सेक्शन 9 का नोटिस जारी करवाया और किसानों की 1 एकड़ जमीन का मात्र 25 लाख रुपए का मुआवजा तय किया और मुआवजे को घोषित करने के बाद में किसानों से लगभग 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीदने का काम किया, वो भी बिल्डरों के माध्यम से औने पौने दामों पर जमीन खरीदवाने का काम हुआ। और 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सीएम रहते ही जमीन का जो अधिग्रहण जो किया था उन्होंने 2005 में, 2007 में उस अधिग्रहण से जमीन को मुक्त कर दिया और औने पौने दामों पे प्राइवेट बिल्डरों ने जमीन को खरीदने का काम किया।
जिससे किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का, एक भारी भरकम अपूर्वा जी 1500 करोड़ रुपए का हमारे हरियाणा के किसानों को नुकसान हुआ। और हुड्डा साहब ने आईएमटी मानेसर को भी रद्द करने का काम किया। सीबीआई ने 2015 में इस मामले की जांच शुरू की थी और अधिग्रहण करके उसको रद्द कराना, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से धोखाधड़ी माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से धोखाधड़ी माना है कि आपने पहले अधिग्रहण किया 2005 में और 2007 में अधिग्रहण से मुक्त कर दिया, यानी ये किसानों के साथ में धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे मालाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर का नाम दिया है। भाजपा सरकार ने आज तक अपूर्वा जी 1 इंच भी जमीन बिना किसान की मर्जी के नहीं खरीदी। और वहीं कांग्रेस पार्टी की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, उन्होंने डर दिखा के, धमका के, लालच में और तरह तरह के प्रोपगंडा करके किसानों को डराने का काम किया। सेक्शन 6 का सेक्शन 9 का इन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया और किसान की जमीन को हड़पने का काम किया। जिस तरह से आपने पीछे देखा होगा, रॉबर्ट वडेरा जी के ऊपर भी गुड़गांव के सिकोपुर के अंदर जो अभी पीछे जांच चल रही थी, उसके पीछे भी हमने चर्चा की थी। और चाहे रॉबर्ट वडेरा जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, इन्होंने किसानों को लूटने का काम किया, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है। आज हमारे शासनकाल के अंदर ईमानदारी से इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी और अब इसके बाद में जिस तरह से आगे जांच बढ़ेगी, मुझे लगता है जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों की जब फसल खराब होती थी, अपूर्वा जी मेरे पास आज भी वो चेक की फोटोकॉपी है, 2 रुपए और 5 रुपए का फसल खराबे का मुआवजा इन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों को अपनी शासनकाल के अंदर दिया था। किसान डीएपी यूरिया के लिए लाइनों में खड़े होते थे, पुलिस थानों में डीएपी यूरिया इनेलो और कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ता था, बड़ी बुरी मारामारी थी, बिजली आती नहीं थी। आज हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान को 12 की बिजली जो देती है, वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार देने का काम करती है। आज किसान को यानी कुल मिलाकर जो एमएसपी देने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर विजेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कुल मिलाकर विजेंद्र जी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। जैसा कि अभी संदीप चौधरी जी ने भी कहा कि थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य दोनों ही पार्टियों को रखने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता रहेगा, चूंकि मामला इस तरह से पक्ष और विपक्ष का भी हो गया है। रजत पंजेटा जी, चूंकि लैंड स्कैम हुआ कांग्रेस के काल में, जांच शुरू हुई बीजेपी के काल में, अब ऐसे में अगर हम इनेलो की भूमिका को देखें तो इनेलो को क्या यहां पर कहां स्टैंड कर रही है इनेलो, और इन दोनों ही मामलों में या इन दोनों ही पक्षों में इनेलो की क्या भूमिका नजर आ रही है? भाजपा ने तो केवल बचाने का काम किया और क्लीन चिट देने का काम किया है। जो ये कैसे आप कह सकते हैं? अरे ये तो आप अभी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने तो क्लीन चिट दी है रॉबर्ट वाड्रा को। एडीजीपी है श्रीमती राजश्री जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी ने जांच कराई थी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया था। जहां तक इनेलो की भूमिका की आप बात कर रहे हैं, 16 अगस्त 2014 को हमने तकरीबन 300-350 पेज की चार्जशीट बनाकर, जिसमें सारे के सारे, ये कोई अकेला एक मामला नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ है, वो कम से कम 6 या 7 केसेस के अंदर जो है वो बेल के ऊपर है। उसमें आईएलटी मानेसर का प्रमुख तौर पर जो है ये मामला जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अलॉटमेंट स्कैम जो एजेएल वाला है, पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट वाला, सोनीपत का, अंबाला का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एससीजेड वाला है, केओडी का है, वजीराबाद का डीएलएफ का जो 2009 का लैंड स्कैम है, राजीव गांधी ट्रस्ट का है उलावास का गुड़गांव के अंदर, रोहतक का लैंड स्कैम है, कुरुक्षेत्रा का है, गुड़गांव का सेक्टर 65 और सेक्टर 58 में भी ऐसा ही हुआ। बाकी नौकरियां हैं और माइनिंग का है और बहुत से ऐसी जो है वो एजुकेशन की फील्ड में है, लाइसेंसेस ग्रांट करने के लिए वहाँ सीएलयूज का बहुत बड़ा जो है वो काम है। तो बच्चा बच्चा जानता था कि इन्होंने जो है ये करोड़ों अरबों के वारे न्यारे किए हैं और इनके जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, आपको पता होगा, उनके खिलाफ भी जो है अब जो है वो आरोप तय हो गए हैं, तो उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। तो ये तो कांग्रेस जो है ये तो भ्रष्टाचार की जननी है और इंडियन नेशनल लोकदल ने ही ये लड़ाई लड़ी
और वो चार्जशीट के अंदर जो है वो ऐसे ही नहीं दी हुई, उसमें सबूत साथ और तथ्यों को साथ पेश किया गया है। ये ऐसा मामला जो आप कह रहे हैं जो वाड्रा जी का है, उसके उनके खिलाफ तो खेमका जी ने भी उनकी म्यूटेशन कैंसिल करी थी, तो बार बार खेमका जी को क्यों बदला गया था? इतनी बदलियां अशोक खेमका जी थे जो आईएएस थे, उनकी क्यों हुई? उन्होंने भी ये मैटर उठाया था। ये फिर हमारे जो हमने उठाया, हमारे बाद ये अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था। तो ये तो एक ना एक दिन होना था। ये कुछ सहारा लेकर अपने अच्छे वकीलों की फौज जो है इकट्ठी इन्होंने कर रखी थी, जिसकी वजह से ये जजमेंट्स को इधर उधर का फायदा भी कुछ जो अन्य आरोपी भी है इसके अंदर कि उनको अगर उनकी रोक लगाई गई है तो हमारे पे भी रोक लगा दी जाए, ये जस्टिस नहीं होगा, ये अगेंस्ट जस्टिस है। देखो वो अब सारी अड़चने हट गई हैं। अब जो है वो रास्ता साफ हो गया है। अब जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे और उसके बाद जो है आपको भी पता है कि आगे जैसे अभी श्याम सिंह राणा जी कर रहे थे, उसके बाद सजा निश्चित है होनी। इसमें तो कहाँ तक भागेंगे ये? अगर भ्रष्टाचार किया है, अब इनके तो प्रदेश अध्यक्ष का भी आपको पता है सर, सीडी के ऊपर ले रहे हैं, फिर सीडी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, अब उनका भी कर दिया कोर्ट ने। तो ये तो दोनों के दोनों अब सिर्फ समय का खेल है। तो इनको जो इन्होंने कुकर्म किए हैं और जो करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, वो जनता के सामने उजागर भी हुआ। किसी तरीके से कुछ हथकंडे अपनाकर इस बात को इन्होंने जरूर डिले करने का काम किया है, लेकिन जस्टिस विल बी सर्व्ड। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए रजत जी। नहीं, मेरी बात हो गई है। मैंने आपको जैसे अन्य मामले बताए हैं, अभी तो वो भी विचाराधीन है। अभी तो उनके ऊपर भी जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल मांग करती है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, ये जो विलंब हुआ है इतना, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं इनको भाजपा का ही साथ मिला है। जैसे इन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में भाजपा का साथ दिया। ये इतने लंबे समय तक जो बाहर रहे हैं ना, और सबूतों के बावजूद बाहर रहे हैं, इसमें तो मतलब आप ये लगाइए कि सीधा सीधा मुझे लगता है कि भाजपा का ही हाथ इनके ऊपर रहा है, वरना तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतना तो विलंब की कोई संदीप आवश्यकता ही चौधरी नहीं। जी, अब यहाँ पर चूंकि हम अब इस विषय को थोड़ा सा किसानों के नजरिए से भी देखते हैं। अभी रजत पंजेटा जी कह रहे थे कि भाजपा का हाथ रहा है, इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा इतने वक्त तक बचते चले गए सबूत होने के बावजूद भी। तो वही एक तरफ इनेलो ये भी कहती है कि भूपेंद्र हुड्डा एक तरह से बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए पूरे हरियाणा में, तभी उन्होंने कांग्रेस की ये स्थिति कर दी है हरियाणा में। दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डर्स थे जिनको ये जमीन बेची गई भारी दाम पर, उन्हें मुनाफा हुआ, किसानों को नुकसान हुआ है और यहां पर सरकारी नीतियों का दुरुपयोग हुआ है। ये पूरा लैंडस्केप कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ और इस स्कैम की जो पूरी जांच है वो बीजेपी के दौरान शुरू कर दी गई। लेकिन अब इसमें किसानों की भूमिका किस तरह से अब हम देखें? उनका तो फायदा ना हो रहा है, नुकसान पे नुकसान उनका हुआ जा रहा है। फायदा ना तो उस वक्त हुआ, फायदा ना तो उनका अब हो रहा है। देखिए अपूर्वा जी, किसान तो ऐसी चीज है, ऐसी कौम है, उसको तो कटना है। हमेशा किसान का नुकसान ही हुआ है। और आपने जब से पत्रकारिता शुरू की होगी, आपने महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम से, चन्नी साहब के दौर से ये चीजें आज तक देखी होगी। आपको कभी किसान खुशहाल नहीं मिला होगा। उसकी समस्याएं इतनी है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अभी डीएपी की बात हो रही थी, एनपीके की बात हो रही थी, गेहूं की बुआई का टाइम चल रहा है और कहीं भी मार्केट में आपको डीएपी नहीं मिलेगा। हर जगह लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, दिन रात इधर से उधर, कभी सोसाइटी में भागते हैं, कभी इफको के सेंटर पे भागते हैं, हर व्यक्ति परेशान है। तो किसान की तो बात करनी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांद को दिया दिखाने जैसी बात है। लेकिन आदि के भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है, अगर ईमानदारी से काम होता है तो मुझे लगता है ना केवल मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री भी हरियाणा में जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। और अगर हुड्डा साहब भी जेल जाते हैं किसी वजह से, कल को वो जांच में फंसते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुख्यमंत्री बचेगा। फिर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का भी नंबर आएगा, क्योंकि राजेश खुल्लर है, इसकी संपत्ति की जांच कर लीजिए। हुड्डे जो खट्टर साहब के ओएसडी रहे, जो जवाहर यादव है, उनकी जांच कर लीजिए। वो 2014 से पहले उनके पास एक बाइक थी, गुड़गांव में घूमते रहते थे, और आज के तारीख में उनके पास ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सारी गाड़ियां और पता नहीं कितनी धन संपदा अर्जित कर लिए। तो राजनीति में जो भी जाता है वो फिर कुबेर बनी जाता है। जी ठीक है तंवर साहब,
अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर यहाँ पर एजेंसी और कोर्ट दोनों ने इस पूरे मामले में इतनी गंभीरता क्यों दिखाई? घूम फिर के सवाल वहीं पर आ जा रहा है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर हुड्डा साहब के लिए यहाँ मुश्किलें क्यों पड़ती चली जा रही हैं? अपूर्वा जी, मैंने पिछले वक्तव्य में कहा था, जब 10 साल से कुछ नहीं निकला है तो आप समझ सकते हैं कि जो मतलब जबरदस्ती इस चीज को खींचा जा रहा है, उनका क्या हाल है। इससे ज्यादा मुझे इसमें नहीं कहना है। दूसरी बात, आपने उठाया किसानों का विषय। देखिए अपूर्वा जी, 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी और उन्होंने रेवाड़ी की पहली रैली में कहा था कि हम पहली कलम से किसानों के जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। आज 11 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, वो कलम या तो टूट गई या पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी चली गई। इसके अलावा 2016 में बहुत बड़े ढोल डंके के साथ कहा गया था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज 2025 समाप्त होने वाला है, वो सुनने बटे सन्नाटा है। इसके अलावा जब कृषि के 3 काले कानून आए और जब वो कानून वापस लिए गए क्षमा याचना के साथ, तब राष्ट्र के अन्नदाता को ये कहा गया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून राष्ट्र के किसानों को देंगे। आज तक कोई मीटिंग भी हुई हो तो बता दीजिए। इसके अलावा मानेसर का ही मैं अपूर्वा जी आपको एक विषय बताऊं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानेसर के भी किसानों को प्रताड़ित कर रही है। मानेसर में 1810 एकड़ जमीन का सेक्शन 6(8) का विषय चल रहा है और जिस जमीन के आज बाजार भाव 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है, उस जमीन को मात्र 55 लाख रुपए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिग्रहण करना चाहती है और निरंतर 4 वर्ष से ज्यादा धरना उस जमीन को बचाने के लिए चल रहा है। और मुझे इसकी इसलिए जानकारी है कि मैं इसी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। इसके अलावा जो आपने इन्होंने बताया, मुझे तो इनके ज्ञान पे ही बड़ा वो है। देखिए, प्रोसिक्यूशन एजेंसी कोई भी पार्टी बदलते हैं, आपको ज्ञान पे क्या होगा? कपड़ों की तरह पार्टी बदलते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है। अभी कुछ दिन पहले आप पार्टी के थे, फिर एनएलओ के थे, फिर जेजेपी की, अब कांग्रेस की, अब पता नहीं बसपा पार्टी के भी प्रवक्ता बन सकते हैं। आप क्या ज्ञान रखेंगे महाराज? आप कपड़ों की तरह पार्टी बदलते हैं और फिर डिबेट में आगे बैठ जाते हैं। जानकारी आपको कुछ है नहीं। आप जवाब दीजिए इस चीज का। अधिग्रहण करने के बाद में जमीन कैसे मुक्त कर दी? नहीं, अधिग्रहण करने के बाद आज डिबेट है, आपको जानकारी है नहीं। आप पर्सनल अटैक्स नहीं, ठीक है नेहरा साहब, पर्सनल अटैक्स नहीं, चलिए ठीक है। आप मानेसर जमीन घोटाले पे डिबेट तंवर जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए नेहरा साहब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आप अपनी बारी में अपनी बातें रख दीजिएगा, ठीक है नेहरा साहब, आप अपनी बारी में अपनी बातें रख दीजिएगा। सर बीच में इंटरप्शन मत करिए, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा चल रही है, ठीक है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा चल रही है, पर्सनल अटैक्स नहीं, प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, तंवर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। यानी यहाँ पर ये समझा जाए कि बीजेपी इस पूरे मामले को जबरदस्ती खींच रही है, यानी वो नहीं चाह रही है कि हुड्डा साहब को राहत मिले। मैं तथ्यों की बात करता हूं और इनसे भी निवेदन है कि बेफिजूल की बातों में कुछ नहीं रखा, तरक का तरक से जवाब दें। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का दिमाग खराब है। अब मैं कहना ये चाहता हूं, जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जांच करके और चालान पेश कर दिया है, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि जांच करेंगे। अरे जब आप चालान पेश कर चुके हैं, आपको कानून का तो सुनने ज्ञान है और यहाँ आगे डिबेट में ज्ञान बांटने। इसके अलावा जो खाद की भी इन्होंने उपलब्धता की बात करी और जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक ने भी विषय रखा, 11 वर्षों से निरंतर खाद की कमी है और काला बाजारी है और पूरा प्रदेश इस खाद की काला बाजारी को भुगत रहा है। और इसके अलावा जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, आज जिस प्रकार से बाजरा की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपए तय किया गया है और समस्त प्रदेश में 1600 से 1900 रुपए के बीच में किसान का बाजरा लूटा जा रहा है। ये दरअसल की सच्चाई है। ठीक है तंवर साहब, आपने संदीप चौधरी जी को भी सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि किसान तो खुश तब भी नहीं था। नहीं, वो तो ये भी कह रहे थे कि किसान तो खुश तब भी नहीं था
किसान खुश आज भी नहीं है। नहीं, चलिए मुझे ठीक है, तो सिर्फ विजेंद्र जी, भारतीय जनता विजेंद्र पार्टी जी, के विजेंद्र जी, प्रवक्ता की बात का जवाब देना है। चलिए अब उनकी रुक जाइए, बात अब रुक तो जाइए, फिर तंवर मैंने साहब नोट रुक किया। जाइए, रुक जाइए, अगली बारी में बोल दीजिएगा, एक ही बार में सब कुछ मत बोल दीजिए सर, थोड़ा सा अगली बार के लिए भी बचा के रखिए। नेहरा साहब, बार बार आप ये विपक्ष ये कह रहा है कि आप इस पूरे मामले को खींच रहे हैं, 10 साल हो गए आपके हाथ कुछ नहीं लगा, फिर भी आप इस पूरे मामले को खींचे जा रहे, भी 10 साल और खींचेंगे तो भी कुछ नहीं हाथ लगेगा। देखिए मैडम, इस मामले में जांच चली हुई है और ट्रायल पर रोक की जो मांग थी हुड्डा साहब की, उसको खारिज किया है और हुड्डा साहब के खिलाफ आरोप अब तय किए जाएंगे। और इस मामले में सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें 33 लोगों के नाम है। तो ये जो प्रोग्रेस हुआ है ये कानून के तहत हुआ है और कानून के तहत ही आगे की कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है और जो दोषी है उसके खिलाफ कानून के अनुसार ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा राजनीतिक विरोधी है तो उसके खिलाफ कानून से अलग कोई कार्रवाई होगी। और दूसरा, किसानों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने उस समय अधिग्रहण का डर दिखाया, जबरदस्ती उनकी जमीन को अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण से मुक्त किया गया। प्राइवेट बिल्डरों को फायदा दिखाया, औने पौने दाम पर प्राइवेट बिल्डर ने किसान की जमीन को खरीदने का काम किया। मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से कि वो अपने समय पे जवाब दें कि पहले अधिग्रहण करके 2005 में अधिग्रहण कर लिया, 2007 में अधिग्रहण से मुक्त क्यों किया, इसका जवाब दें। और प्राइवेट बिल्डरों को लूट की छूट क्यों देने का काम किया और बाद में सरकार ने जिस तरह से अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया उससे प्राइवेट बिल्डरों की तो बाँछें खिल गई। जहां इन्होंने सरकारी रेट जो 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय किया किसान की जमीन का, वहीं उसको अधिग्रहण से मुक्त होने के बाद में प्राइवेट बिल्डरों ने बाद में 25-25 लाख में उन जमीनों को खरीदने के बाद में 4 से 5 करोड़ से लेके 7-8 करोड़ तक प्रति एकड़ बेच करके जबरदस्त मुनाफा कमाने का काम किया। और सीबीआई की अभी तक की जांच के अनुसार इससे सब धोखाधड़ी से किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इस मामले को एक घोटाला माना है और अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का दुरुपयोग माना है और सरकार से यह कहा है कि इनसे वसूली करें और सीबीआई को जांच का आदेश दिया है। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, इनको शायद जानकारी नहीं है, आप एक बार गूगल भी सर्च कर सकती है मैडम, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी तक 1 इंच भी जमीन किसान की मर्जी के खिलाफ नहीं ली है और पूरी ईमानदारी के साथ में किसानों के अकाउंट में 72 घंटे के अंदर सभी फसलों की एमएसपी डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ठीक है, लेकिन नेहरा साहब, बंजेटा जी को क्या जवाब देंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि ये पूरे मामले में इनेलो ने भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत भूमिका निभाई है, बीजेपी ने तो बचाने का काम किया है। देखिए, बीजेपी सरकार है क्योंकि 2015 में इसकी जांच शुरू हुई थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम बचाने का काम करते तो क्यों इस मामले में जांच कराते मैडम? तो हमने तो निश्चित रूप से, हाँ इतना जरूर है कि राजनीतिक दुर्गाग्रह के तहत हमने काम नहीं किया, राजनीतिक दुश्मनी के तहत काम नहीं किया, हमने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है। कोर्ट में मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और जो भी जांच में सामने आएगा, जो दोषी पाया जाएगा और जो अभी तक लगता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में जो अधिग्रहण से मुक्त की थी जमीन हुड्डा साहब ने, इनकी सरकार ने, उस फैसले को माननीय धोखाधड़ी मानते हुए, 420 मानते हुए, फ्रॉड मानते हुए 2018 में जो फैसला सुनाया तो उसको रद्द कर दिया। 2007 का जो जमीन अधिग्रहण से मुक्ति करने का फैसला था कांग्रेस सरकार का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फ्रॉड मानते हुए उसको रद्द कर दिया। तो इसका मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया है तो फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, 1500 करोड़ रुपए का घोटाला कम से कम माना है। लगभग 900 एकड़ से ज्यादा जमीन ऐसी है कि जिसके साथ में धोखाधड़ी से मामला जुड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में ऐसे किसान है अपूर्वा मैडम, जिनके खून पसीने की जो कमाई थी, जिनकी दादालाई जमीन थी, जिनकी पूर्वजों की जमीन थी, उस खून पसीने की जमीन को जो करोड़ों करोड़ों रुपए की थी, वो खून के आंसू रोए हैं वो किसान, जिनकी 25-25 लाख रुपए में अधिग्रहण करके हुड्डा साहब ने उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया और आज उनकी बद्दुआ ये कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा साहब को लगी हुई है। इसीलिए लगातार 3 योजनाओं से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने को मजबूर है। जनता ने इनको नकारने का काम किया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में यह पहला अवसर है मैडम कि लगातार तीसरी बार कोई सरकार पूर्ण बहुमत से चुन करके अगर आई है तो ये किसानों के आशीर्वाद से, गरीबों के आशीर्वाद से, समाज के हर वर्ग के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नेतृत्व के दम पे आई। और विशेष तौर पर जो किसानों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी की,
जो 2-2 4-4 रुपए के फसल खराबे का मुआवजा ये किसानों को देने का काम करते थे, जो किसानों को बिजली नहीं दे पाते थे, पानी नहीं दे पाते थे, जो किसानों के साथ में जिस तरह से अपमानजनक व्यवहार करते थे, मंडी में फसल पड़ी रहती थी लेकिन वो फसल उसकी बिकने का काम नहीं होती थी, ना उसको डीएपी मिलता था, ना यूरिया मिलता था। किसान के साथ में जो धोखाधड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो दलाली करने का काम किया, कांग्रेस के हर नेता ने चलिए, लगभग ठीक है, कुर्ता पजामा विजेता जी। पहन के, ठीक और है, ये मैं लौटूंगी आपके पास। पंजेटा जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? ये किसान इससे पंजेटा जी, अब मोर्चा संभालिए, काम किया। मोर्चा संभालिए, जवाब दीजिए, क्या जवाब देना चाहेंगे? आप कह रहे थे कि इस पूरे मामले में हमने एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इनेलो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन बीजेपी कह रही है सब कुछ तो शुरू हमने किया और इसे अंत तक भी हम लेके जाएंगे। जी, एक मामला नहीं, मैंने इससे पहले जितने मामले गिनाए हैं वो जो मैंने आपको डेट भी बताई है, वो चार्जशीट अभी भी गवर्नर के पास है, भाजपा सरकार इनके नेताओं के पास है। इन्होंने तो अच्छी तरह पूरी के ऊपर एक्ट भी नहीं किया, और जिन जिन के ऊपर जो जो हमने दी उन इनके ऊपर अगर ये अच्छी तरह कर लेते। ये अकेला, मैंने तब भी बताया, अकेला एक मामला नहीं है, 5-6 मामले और हैं जिनमें वो इसी के ही है, जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है वो बेल पर है अभी। ये अकेला एक मामला नहीं है। और ये तो हमने दिए सारे के सारे तथ्यों, तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो गवर्नर के पास है, भाजपा सरकार के पास भी है, वो उसी का तो फायदा उठाकर हुड्डा जी से जो चाहिए करवाते रहते हैं, जैसी मदद चाहिए वो देते रहते हैं, और उसकी एवज के अंदर जो है वो हुड्डा जी बाहर है। लेकिन यहाँ 2-3 तथ्य हैं कि 33 लोगों 34 लोगों के खिलाफ ये मामला है, 80,000 पेज की जो है वो चार्जशीट है, और ये सरकार ने खुद के लिए, ताकि जो सरकारी विभाग है, सरकार को राजस्व आए, सरकार इसको डेवलप करे। ये नोटिफिकेशन जब की गई थी मानेसर और उसके आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए, ये 1315 एकड़ की थी। 25 तब तो मुआवजा 12.5 लाख था, तब 12.5 लाख के बाद जब इनको पता चला 25 अगस्त 2005 को जब हुड्डा जी आते हैं, तो इसमें से 688 एकड़ सेक्शन 6 की जो है वो नोटिफिकेशन हो जाती है। तब की किसान को था कि 12.5 लाख का जाएगा, किसी ने बिल्डरों ने उसके बीच में 25 लाख का ऑफर दे दिया किसानों को, उसकी जमीन खरीद ली आसपास की। जिनको बीच में भी थे, आप अब मैं बताता हूँ ये केस क्या है, ये किस तरीके से इस बात को मोल्ड कर रहे हैं। जो जमीन का पूल था उसके बीच में भी जो है वो जमीन बिल्डर्स ने खरीदी। किसी ने नोटिफिकेशन होने के बाद, सेक्शन 6 होने के बाद, बिल्डर से किसान से बिल्डर ने खरीद ली। चल कोई नहीं, तेरे को 12.5 मिल रहे हैं, हम 25 देंगे, 40 लाख तक के रेट के अंदर जो है वो दी। और जब सेक्शन 6 हुआ उसके बाद, अगर मैं आपको बताऊं, 24 अगस्त 2007 को हुड्डा साहब ने इसकी नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी। और जब सेक्शन 6 और नोटिफिकेशन कैंसिल होने के बीच में जिन बिल्डरों ने जमीन खरीदी है वहां रजिस्ट्रियां हुई हैं, ऐसी 114 रजिस्ट्रियां गलत ठहराई गई हैं, लगभग 160 रजिस्ट्रियां हुई हैं। और बड़ा इससे और इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ, हुड्डा साहब को पता था कि वो उनके हाथ में सब कुछ उन्होंने करना है। भाई सेक्शन 6 हो गया, आपने एक्वायर कर ली और आपने इसको रिलीज भी, नोटिफिकेशन भी सारी कैंसिल कर दी, मतलब सारा प्रोसेस खत्म कर दिया। आपने उस दौरान, उस पीरियड के बीच में, वो 2-3-4 साल का जो पीरियड था, 2 साल का, उसके बीच में जो लाइसेंस, ये बिल्डर है, इनको लाइसेंस भी दे दिए कि आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बनाइए, अपनी बिल्डिंगें तैयार कीजिए। वहां बिल्डिंग बनाने के लाइसेंस दे दिए। मैं आपको बताऊं, अकेला 22 कंपनीज ऐसी हैं जिसने ये जो 688 था एकड़ था, उसमें से 444 एकड़ जमीन खरीदी है। एक LWU इंफ्रास्ट्रक्चर करके उसने अकेले ने लगभग 250 एकड़ जमीन खरीदी है और लाइसेंस इशू हुए हैं उनको। फिर आप बताइए कि हरियाणा सरकार के एक तो राजस्व को नुकसान किया, वो सारी जमीन हरियाणा सरकार की थी, आप कर रहे थे, आपको डेवलप करनी थी, सरकार का राजस्व था, आपने बिल्डरों को मारे नारे कर दिए। सरकार के हाथ में क्या आया? सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। इस नियत से थोड़ी नहीं उसकी इस नियत से नहीं हुई थी उसकी नोटिफिकेशन। इस नियत से हुई थी कि पब्लिक पर्पस के लिए अगर आप सेक्शन 6 करते हैं कि आप पब्लिक पर्पस के लिए कुछ करेंगे, और इसलिए नहीं कि बिल्डरों के बारे नारे करेंगे और CLU के बदले पैसे लिए होंगे तभी तो लाइसेंस इश्यू हुए हैं। ये सारा का सारा खेल आपको जाने के लिए जो बातें की जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और जांच होती है, स्लो हो जाती है, कई बारी हथकंडे अपनाए जाते हैं उसको स्लो करने के लिए, बचने के लिए भी हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन इसमें इतने ज्यादा तथ्य हैं और औरों के अंदर भी इतने ज्यादा तथ्य हैं जो हमने पेश किए हैं कि हुड्डा साहब का बचना मुश्किल है। ये तो किसी तरह सेटिंग करके बाहर है अभी तक,
ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक और बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जी इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता ने हमारी पार्टी का नाम लेकर ये कहा कि इनके सरकार के अंदर डीएपी की किल्लत होती थी। हमारी सरकार छोड़िए, जहां जो बात जैसी होती है वैसी करनी चाहिए, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। कांग्रेस की सरकार में भी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में भी ना कभी यूरिया की दिक्कत हुई, ना ठीक है, कभी डीएपी की दिक्कत हुई। ये तो भाई साहब, ये सुनने में जो आया ना, किसानों से आप सीधा संपर्क अगर कोई जानता है, किसी संवाददाता से भी पूछेंगे, ये तो जब से भाजपा सरकार आई है तब से किल्लत हुई है। इन्होंने मुआवजे की बात करी, महाराष्ट्र में इनकी भाजपा की सरकार है, 6-6 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। प्याज के लिए किसानों का बुरा हाल हो गया। और चलिए, लेटेस्ट खबर ठीक है रजत राजस्थान जी। की है, जहां पे किसानों ने, और इसमें बात खत्म कर रहा हूं, ना जी। एमएसपी मिल रही है, एमएसपी के ऊपर भी झूठ बोल रहे हैं। 1 साल हो गया इनको। मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब देते हुए जाएं। ये प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता से नहीं है, ये प्रश्न भाजपा की सरकार से है, ये प्रश्न मुख्यमंत्री से और कृषि मंत्री से है। इन्होंने ये बोला था कि हम 24 फसलों के ऊपर 24 फसलों की खरीद एमएसपी पे कर रहे हैं, और जो उनके घोषणा पत्र में भी था। बात ये, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। अब पूरा 1 साल हो गया है भाजपा की सरकार को। अक्टूबर के अंदर एक व्हाइट पेपर इशू करें कि आपने 24 फसलों के नाम, कितनी कितनी मात्रा और उसके अगेंस्ट कितना पैसा आपने एमएसपी पे किसानों को रिलीज किया। पूरी 24 फसलें, चलिए। उसमें से एक भी कम नहीं ठीक होनी है। चाहिए। आपने बार बार 24 फसलें खरीद रहे हैं, 24 ठीक है, फसलें ठीक खरीद है रहे हैं, पंचेटा 24 जी। पूरे चलिए, 1 साल सर मैं में तो लौटूंगी 24 आपके फसलें पास। आगे होगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप चौधरी जी, जवाब दीजिए। एक तो पंचेटा साहब जो कह रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर कि हमने इस पूरे मामले को उठाया है, हमने इस पूरे मामले को यहां तक पहुंचाया है, बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है, बीजेपी कह रही है कि इनेलो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज यहां पर गौर करने वाली यह है कि क्या ये पूरी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है या फिर हरियाणा की राजनीति की एक टाइमिंग के तौर पर हम इसे देखें? देखिए पूर्वा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। राजनीति में टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान में, न केवल हरियाणा की बात करता हूँ, भ्रष्टाचार तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ये परंपरा शुरू हुई है हरियाणा के अंदर कि भ्रष्टाचार को पकड़ना है या मुख्यमंत्रियों को टारगेट करना है, तो आने वाले समय में बहुत खतरनाक स्थिति हरियाणा की होने वाली है। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार को लेकर भी कई अधिकारियों ने तो सुसाइड कर लिया, कई अधिकारी बर्खास्त किए जा चुके हैं, कईयों के ऊपर तलवार लटक रही है। तो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं ऐसे पदाधिकारियों के साथ काम कर चुका हूं, गवर्नर्स के साथ में, कि इन लोगों की अगर जांच होने लगे ना पूर्वा जी, तो मुझे नहीं लगता किसी भी मंत्री को जेल में डाला जा सकता है, किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है, किसी भी प्रधानमंत्री को जेल में डाला जा सकता है। तो अगर चौटाला साहब जेल में जा सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो हुड्डा साहब भी जेल में जा सकते हैं, इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और आने वाले समय में अगर सरकार चौटाला साहब की बनती है या कांग्रेस की बनती है, तो फिर बीजेपी के भी कई नेताओं को आप देखेंगे जेल में जाते हुए। भ्रष्टाचार है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और न केवल हरियाणा में, आप किसी भी स्टेट की मुझे आप बात बताइए, एक बार किसी को मंत्री बना दीजिए, विधायक या सांसद बना दीजिए, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज होती है, पैसों के गाड़ियों की गाड़ियां भर के आने लगती हैं। तो भ्रष्टाचार है, इस पे कैसे लगाम लगेगा, कैसी हमारे एजेंसियां काम करेंगी, और क्या हमारी जो एजेंसियां काम कर रही है उनमें भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कई अधिकारी सीबीआई से भी पकड़े जा चुके हैं, ईडी के भी कई अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जा चुके हैं। ठीक है, तंवर साहब अब जवाब दीजिए कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप में चौटाला साहब जेल में जा सकते हैं, तो फिर हुड्डा साहब भी जा सकते हैं। देखिए अपूर्वा, भारत का जो कानून है उसके हिसाब से जिसका कोई अपराध है और वो अपराध सिद्ध होता है, तो इसमें चाहे कोई भी राजनेता हो, कोई अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो, सभी जेल जा सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा अभी एक आंकड़ा दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के, इतने करोड़ का नुकसान हो गया। तो जो मैंने मानेसर का ही 1810 एकड़ का विषय बताया, जिसका मार्केट भाव 20 करोड़ रुपया प्रति एकड़ है और मात्र 55 लाख में इनके अधिग्रहण का विषय चल रहा है। अगर उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये सीधा सीधा 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 1810 को 20 करोड़ से गुणा करके और 55 लाख से गुणा करके और अंतर निकाल लो, 35,000 करोड़ का आज भी घोटाला चल रहा है। ये दरअसल की सच्चाई है। इसके अलावा कहने को सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। आज ही समस्त राष्ट्र के
अखबारों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उनका बेटा किस प्रकार से दलित समाज के लिए संरक्षित भूमि का सौदा किया गया, राजस्व को भी नुकसान हुआ, और उसमें मात्र ये है कि जांच के लिए ऑर्डर कर दिया है, जबकि सीधा सीधा उसमें मसला बन रहा है कि वो गलत हस्तांतरण हुआ है, अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये इनके धरातल की सच्चाई है, ये यहाँ बैठ के ज्ञान देते हैं। ठीक है, निश्चित ठीक है तौर तंवर पे साहब। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, खिलाफ ठीक है। हैं, खिलाफ रहेंगे, चलिए, लेकिन ठीक जिस है। प्रकार से जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी से। बिल्कुल घोर निंदनीय ठीक है, है। और जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना से ये काम हो रहा है, ठीक है, हम ठीक है इसकी विजेंद्र कड़ी जी, निंदा करते हैं। विजेंद्र जी, फिर वही आरोप, सब कुछ राजनीतिक दुर्भावना की वजह से सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या इस केस को बीजेपी एक मोरल कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है? देखिए अपूर्वा जी, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस पार्टी के खून में है, और भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर भी नहीं है, अकेले उनके ऊपर नहीं है, बल्कि रॉबर्ट वडेरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, तमाम गांधी खानदान से लेके हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब से लेके, और जो ये नए इनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन पे भी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ में उनके किस तरह से वीडियो जारी हुए हैं भ्रष्टाचार को लेके दलाली करते हुए। तो कांग्रेस पार्टी के खून में है भ्रष्टाचार। और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कोई ये अकेला मामला नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले चले हुए हैं। मेरा तो सवाल है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला नहीं, अब भूपेंद्र तंवर सिंह साहब, हुड्डा अब जी इस ने तरह से मुख्यमंत्री बीच में नहीं रहते सर, हुए किया, बीच में नहीं, उस बीच में नहीं दलाली सर। के पैसे को अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं पचा पाए, वो सोनिया जी, राहुल जी और रॉबर्ट वडेरा ने सबने मिलके पचाया है, मिलके खाया है, सबने मिलके खुलेआम भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार भी इतना किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुलेआम इसको धोखाधड़ी का मामला माना है, सत्ता के दुरुपयोग का मामला माना है। तो मानेसर जमीन घोटाले में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोटाला किया है, एक लास्ट क्विक रिएक्शन यहाँ पर पंचेटा साहब से ले लूं मैं। जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर पंचेटा साहब, इस पूरे विषय पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका लास्ट में क्या रहेगा? बीजेपी बचाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी तो खुद यहाँ इतने सारे लोगों का नाम ले रही है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, कह रहे हम तो अगर जो भ्रष्टाचारी है उसे हम उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है पंचेटा साहब, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा, मैडम मैं कंप्लीट ठीक है, ठीक है कर रहा हूं। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, से ज्यादा फसल खराबे का चलिए ठीक है सर, अब रुक जाइए। तो कराइए पहले। अरे नेहरा साहब, प्लीज सर, प्लीज, अगर आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज, ठीक है पंचेटा साहब जी। जी देखिए, इसमें तो मुझे लगता है पिछले 2 चुनाव को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाजपा ने इसको इस्तेमाल किया है, और कि आपको बाहर हम रखेंगे और आप में हमारी सरकार बनवाने में हमारी मदद कीजिए। इस बात की पुष्टि, मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा, इस बात की पुष्टि श्रीमती किरण चौधरी कर चुकी हैं। स्वयं मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ऑन कैमरा ये बात बोल चुके हैं कि मेरी मदद की है। कांग्रेस के जब इन नेताओं का नाम लिया गया तब उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को कबूला है। मैं एक बात जरूर यहाँ बोलना चाहूंगा, 2 या 3 दफे ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया गया। जी जी। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी की जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई। मैं इसमें 3 फैक्ट्स रखूंगा। उस भर्ती को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल भी सरकारी राजस्व तो छोड़िए, यहाँ तो पूरा केस ही सरकारी राजस्व को करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचाने का है, क्लियर कट। वहां तो कोई इंडिविजुअल भी 1 रुपए का सामने नहीं आया कि फला बंदे, फला ने 1 रुपए की करप्शन। सर देखिए, वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस मामले को और आगे लेके जाएगी, या फिर बीजेपी इस मामले को एक मोरल कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगी, या जनता इसे एक पुराने मामले के तौर पर इसे भुला देगी। अब यहाँ पर सब कुछ बीजेपी और कांग्रेस के हाथ में है, ये मामला कहां तक जाता है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।